हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। देखो, हम लोगों ने कल कहाँ छोड़ा था। हम लोगों ने कल पढ़ा था रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने आधा हिस्सा देख लिया था और उसके अलावा उसी का एक हिस्सा होता है, जैसे हम लोग हृदय भी उसी रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है। तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या, हृदय। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं हृदय, ठीक है ना। देखो हृदय, अब हृदय को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होता है कि जैसे धमनी और शिरा। हृदय क्या करता है, हृदय पंपिंग करता है, पूरी शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, हृदय। लेकिन उसके लिए सहारा किसका लेता है, नसों का। उन नसों को किस नाम से जाना जाता है, धमनी और शिरा। पंपिंग करता है, जैसे बाबू पंप दबा करके हवा भरते हो ना टायर में, तो पंपिंग का काम कौन किया, पंप। लेकिन वह हवा किसके माध्यम से गया, तो छोटी सी पतली सी पाइप लगी होती है जो टायर तक हवा ले जाता है। उसी प्रकार ये पंपिंग का कार्य करता है। हृदय क्या करता है, पंपिंग का कार्य करता है। पंप करेगा, खूब जोर से धक्का लगाएगा, तो जब धक्का लगाता है तो उन्हीं नसों के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड जाएगा और उस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पूरी कोशिकाओं को मिल जाएगा। तो हृदय क्या किया, पंपिंग किया, और पंपिंग के द्वारा हवा का ब्लड कहाँ गया, नसों में। उन नसों को सबसे पहले हमें देख लेना होता है कि उन नसों के द्वारा ही ये संभव हो पाता है, क्योंकि बिना नसों के द्वारा हृदय क्या ही करेगा भाई साहब। हृदय में होगा, पंपिंग तो करेगा, कोई जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को देख लेना होता है उन नसों को। तो उन नसों को क्या कहते हैं, धमनी और शिरा। क्या कहते हैं, धमनी और शिरा। हेडिंग डालो धमनी एक तरफ और एक तरफ डालो शिरा। शिरा अभी समझ में आ जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जो धमनी होती है, देखो धमनी और शिरा कुछ है क्या है, जो ये हमारी नसें होती है ना, यही नसें ही क्या कहलाती हैं, धमनी और शिरा। क्या होती हैं, धमनी और शिरा। बस कोई अंदर होता है, कोई बाहर होता है, तो बस इसमें इतना फर्क है। बस हमारे शरीर के नसों को ही क्या कहते हैं, धमनी और शिरा। बस उनका अलग अलग नाम है। किसी नस का नाम है धमनी तो किसी का नस का नाम है शिरा, ठीक है ना। किसी में शुद्ध रक्त बहता है, किसी में अशुद्ध रक्त बहता है। लिखो पहला इसका पॉइंट धमनी के बारे में। इसमें धमनी में इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। अब देखो शुद्ध कहने का मतलब क्या है, जिस खून में ऑक्सीजन मिला होगा उसे शुद्ध कहेंगे। जिस खून में ऑक्सीजन मिला होगा उसे शुद्ध कहेंगे। जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त कहेंगे। तो ये शुद्ध है, तो इसमें क्या मिला होगा, मतलब ब्लड के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, अब शिरा में लिखो पहला पॉइंट, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना। मतलब हमारे शरीर में जितनी शिरा हैं उन शिराओं में कैसा रक्त प्रवाहित होगा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड के साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाएगा। तो ब्लड के साथ अगर CO2 मिलेगा तो वह कैसा रक्त होगा, अशुद्ध होगा। अगर ब्लड के साथ कार्बन ऑक्सीजन होगा तो उसे क्या, कौन सा रक्त कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। लेकिन उदाहरण लिखो, अपवाद लिखो कि मतलब ऐसा जो है, ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त नहीं प्रवाहित होता। लिखो पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, ठीक है ना, पल्मोनरी धमनी। और इधर लिखो अपवाद में पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। अब देखो मतलब जितनी भी धमनियां हमारे शरीर में है, जितनी नसें हैं, जितनी धमनी वाली नसें हैं, मतलब हमारे शरीर में जितनी धमनी वाली नसें हैं, उन नसों में बाबू कैसा खून प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी। जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं बल्कि ब्लड के साथ क्या मिला होता है, ब्लड के साथ CO2 मिला होता है। अर्थात इसमें कैसा रक्त प्रवाहित होगा, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
इसमें भी लिखो अपवाद में। इसमें क्या होगा, इसमें मतलब हमारे शरीर में जितनी भी नसें हैं बाबू, कौन वाली, सिरा वाली जितनी नसें हैं, उन सारी नसों में कैसा खून बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एकमात्र ऐसी सिरा है जिसका नाम पल्मोनरी सिरा है, उसमें कैसा बहता है रक्त, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड के साथ क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ब्लड के साथ क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। इसमें लिखो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, रक्त प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि मतलब सभी धमनियों में कैसा खून बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। सभी धमनियों में कैसा खून बहेगा, शुद्ध बहेगा। लेकिन एकमात्र धमनी है जिसका नाम पल्मोनरी धमनी है, उसमें कैसा खून होगा, अशुद्ध खून होगा। कैसा खून होगा बाबू, अशुद्ध रक्त होगा। सभी सिराओं में कैसा, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। लेकिन एकमात्र ऐसी सिरा जिसका नाम पल्मोनरी सिरा है, उसमें कैसा खून प्रवाहित होता है, उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है ना। तो एक अपवाद सिरा का है और एक अपवाद धमनी का है। अब हमने तो बता दिया कि बाबू जो हमारे शरीर में नसें होती हैं, वही नसें क्या कहलाती हैं, धमनी और सिरा कहलाती हैं। लेकिन पहचानोगे कैसे कि कौन सी धमनी है, कौन सी सिरा है? तो देखो बाबू, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो इंजेक्शन लगवाते हो ना, तो जो नसें ऊपर होती हैं, उभरी हुई होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सिरा, और जो नसें धंसी हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं धमनी। तो जो नसें अंदर होती हैं, ठीक है ना, मतलब ये पहचानने की तरीका बता रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि, लेकिन ओरिजिनली क्या है, धमनी किसे कहोगे, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। सिरा किसको कहोगे, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। ये तरीका होता है। लेकिन जो हमारे शरीर के ऊपर ही होते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में ऊपर वाली नसें होती हैं, जिसमें हम लोग सुई हुई लगवाते हैं, वो कैसी होती हैं, सिरा होती हैं, ऊपर होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं। तो सिराओं की क्या विशेषता है, लिखो अगला पॉइंट, ये उभरी हुई होती हैं, ये शरीर में उभरी हुई होती हैं, दूसरा पॉइंट लिखो, उभरी हुई होती हैं तथा इनकी दीवारें पतली होती हैं, ये सिराओं के बारे में है बाबू। सिरा ऊपर होगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा, देखो ये मांस में धंसी हुई होती हैं, ये मांसपेशियों में धंसी हुई होती हैं तथा इनकी दीवारें मोटी होती हैं, तो बताओ डॉक्टर किस में इंजेक्शन लगाता है, धमनी में कि सिरा में? तो बाबू जो ऊपर होगा उसी में तो लगाता है डॉक्टर ना, ऊपर वाली नसें सिरा, तो यही सिरा में ही तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताओ डॉक्टर इंजेक्शन किस में लगाता है, किस नस में लगाता है, धमनी में लगाता है कि सिरा में लगाता है? तो किस में लगाता है बाबू, सिरा में लगाता है। तो लिखो डॉक्टर इंजेक्शन इसी में लगाता है, डॉक्टर इंजेक्शन इसी में लगाता है, मतलब सिराओं में लगाता है। ठीक है। और एक विशेषता लिख लो, धमनियों की एक विशेषता और लिख लो, ये हृदय से दूर जाती हैं। इनकी विशेषता ये है बाबू कि जो धमनियां होंगी वो धमनियां हृदय से दूर खून ले जाएंगी। क्या करेंगी, हृदय से दूर ब्लड को ले जाएंगी। ठीक है ना। तो इनकी विशेषता क्या है, मान लो ये हमारा हृदय है, 4 कक्षों वाला, ठीक है ना, ये हमारा हृदय है। तो जितनी भी धमनियां होंगी वो किस दिशा में जाएंगी, इस दिशा में जाएंगी। किस दिशा में, इस दिशा में जाएंगी, मतलब दूर जाएंगी। तो जितनी धमनियां वो कैसी होंगी, दूर जाएंगी।
लेकिन बाबू सिरा की विशेषता है कि जितनी भी सिराएं होती हैं वो हृदय के पास आती हैं, हृदय की ओर आती हैं, हृदय की तरफ आती हैं। वो उनकी विशेषता क्या है बाबू? हृदय के पास आती है। लिखो सिराओं की, यह हृदय से ये हृदय के पास आती हैं, ठीक है ना, हृदय के तरफ लेके जाती हैं, ठीक है ना, हृदय के पास आती हैं, हृदय के तरफ लेकर आती हैं। तो इस चित्र में आपको ध्यान से देख लेना, मतलब जो हृदय के दूर जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी? धमनियां कहलाएंगी, और जो हृदय के पास आएंगी वो क्या कहलाएंगे? सिरा कहलाएंगे। तो ये नॉर्मली सामान्य विशेषता है किसका? धमनी और सिराओं का, ठीक है ना। अब हम लोगों को देख लेना है क्या? हृदय। क्या देखना है? हृदय, ठीक है ना। तो ये हो गया, आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम लोग इसे एक एक करके अब क्योंकि इनके बिना अब जो चीजें हमने आपको बताया इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोगों को क्या करना है? आगे हृदय को पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि बिना इसके संभव नहीं था कि बिना इन चीजों को बताए आपको कैसे समझा पाते। जब कहते हैं कि हृदय सिराओं में, धमनियों में खून बह रहा, तो आप समझते ही नहीं कि सिराओं में कैसे खून बह रहा है, कहाँ से आ गया, ये सिरा क्या होता है, धमनी क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही बताना जरूरी था। इसी वजह से हमने जब ब्लड सर्कुलेशन का पहला वाला पार्ट पढ़ा था ब्लड, उसमें हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है ना, उसे छोड़ रखा था। अब देखो ये है हमारा नॉर्मली, ठीक है ना, क्या है? हृदय। क्या है बाबू? हृदय, हृदय, ठीक है। क्या है बाबू? हृदय। क्या है? हृदय। ये नॉर्मली हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। हृदय को पहले हमने दो भागों में बांटा। ऊपर वाले भाग को कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं बाबू? हृदय के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। क्या कहते हैं बाबू? आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद। और नीचे वाले भाग को कहते हैं निलय। क्या कहते हैं बाबू? निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आलिंद, और नीचे वाले भाग को, हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद, हृदय के निचले वाले भाग को निलय कहते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। 4 कक्ष में विभाजित हो गया। अब बाबू 4 कक्ष में विभाजित हो गया तो अब ये दाया बाया हो गया कि नहीं? आलिंद भी अब दाया हो गया, आलिंद भी अब बाया हो गया। तो बताओ ये कौन सा आलिंद होगा? अब आप जब इसे आप सोच रहे होंगे कि ये दाया होगा, नहीं, ये कौन सा होगा? बाया आलिंद होगा। क्यों होगा बाबू? अभी बता रहे हैं। बाया आलिंद, ये भी तो आलिंद है, ये क्या हो जाएगा? दाया आलिंद हो जाएगा, ठीक है ना, दाया आलिंद हो जाएगा। और ये क्या कौन सा हो जाएगा? ये भी दाया निलय हो जाएगा, दाया निलय हो जाएगा। ये भी कौन सा हो जाएगा? दाया बाया निलय हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि अब अभी चित्र तो आप ऐसे बना रहे हो ना, अपने फ्रंट पे बना रहे हो। जब यही चित्र हम इस रूप में खड़े हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? ये मेरा दाया और ये मेरा बाया। तो ये बताओ बाया हुआ कि नहीं? इधर वाला बाया और इधर वाला दाया, इधर वाला बाया। हृदय तो आपके इधर है ना, ऐसा थोड़ी कि हृदय आप आगे से थोड़ी देख रहे हो, हृदय तो आपके जस्ट ऐसे है ना। तो हृदय वाला इधर वाला दाया और इधर वाला बाया, तो वही तो हमने लिखा इधर बाया और इधर दाया। तो इस वजह से ये दाया आलिंद, ये दाया निलय। ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला निलय, ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला निलय। तो मनुष्य के 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य का हृदय कितने चेंबर में बटा होता है? 4 चेंबर में बटा होता है। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। कौन? इधर बाया आलिंद और एक दाया, बाया आलिंद बाया निलय, दाया आलिंद दाया निलय। इधर बना लेते हैं। अब एक चीज और हम लोग बना लेते हैं, फेफड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हृदय को फेफड़ों के सिवाय, हृदय को फेफड़ों के बिना पढ़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हृदय में फेफड़े से ही तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा, एक्सचेंज होगा। जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है तभी तो फेफड़े हृदय में जाएगा, और हृदय में जाएगा तो वो पंप करेगा। तो ये हो गया हमारा फेफड़ा, ठीक है ना। क्या है बाबू? फेफड़ा। और ये हमारा क्या है? हृदय है। हमारा हृदय कितने चेंबर वाला? 4 चेंबर वाला, ठीक है ना। हृदय हमारा कितना? 4 चेंबर। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे हमारे शरीर में होता है ऑक्सीजन क्रियाएं, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, उसी तरीके से हम लोग समझाते हैं। देखो हमारे शरीर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन मतलब हवा को अंदर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बाबू? ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं। अब ऑक्सीजन को ग्रहण कर किए बाबू, तो ऑक्सीजन मान लो ऐसे ऐसे करके आ गया,
तो सबसे पहले ऑक्सीजन आ गया फेफड़े में, तो इसी फेफड़े में से होते हुए बाबू, ये पूरा पूरा मान लो हम फेफड़ा बना रखें, इसी फेफड़े से बाबू कहाँ जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजन, बायां आलिंद में। कहाँ जाएगा बाबू? बायां आलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा? बायां आलिंद में गया। ठीक है ना। अब देखो ये क्रम है, देखो कैसे करके हम बना रहे हैं, ये हमने बना दिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले फेफड़े में ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन को कहाँ भेज दिया गया? एक नली के द्वारा, मतलब नसों के द्वारा बायां आलिंद में। फिर बाएं आलिंद से होते हुए भाई साहब यहाँ पर होता है एक वाल्व। क्या होता है? वाल्व, जिसका नाम क्या है? बाइकास्पिड। क्या नाम है बाबू? बाइकास्पिड। कैस्पिड, क्या नाम है? बाइकास्पिड। अब बाइकास्पिड से होते हुए पहले गया ऑक्सीजन, कहां? ऑक्सीजन कहां गया? फेफड़ा क्या किया? फेफड़ा ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को खून में मिला दिया, ब्लड में मिला दिया। फिर ये ब्लड बाबू कहां चला जाएगा? ऐसे होते हुए बायां आलिंद में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बायां आलिंद में चला गया। हमने हवा लिया, हवा को कहां मिला दिया? ब्लड में। और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसे हमने वापस ले लिया, फिर इसे बाहर कर देते हैं। तो ऑक्सीजन हमने ले लिया, ऑक्सीजन लिया, ब्लड में मिला दिया, और वह ब्लड कहां चला गया? बायां आलिंद में चला गया। और बायां आलिंद से होते हुए कहां गया? दायां आलिंद में चला गया। फिर यहां पर वाल्व होता है जिसका नाम है महाधमनी वाल्व। का नाम है? महाधमनी वाल्व नाम है। अब बाबू महाधमनी वाल्व से होते हुए कहां चला गया? ये कहां चला जाएगा? ये बाहर, मतलब हृदय से बाहर चला जाएगा। क्या नाम है इसका? धमनी नाम है। ठीक है ना। क्या नाम है? धमनी नाम है। हमने आपको बताया ना अभी कि शुद्ध रक्त कहाँ होगा? धमनी में। तो ये जो ऑक्सीजन था, ये क्या था बाबू? ये ऑक्सीजन युक्त खून था। कैसा खून था? ऑक्सीजन युक्त खून था। ठीक है ना। लिख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन मिला हुआ खून। अब ये इसका मतलब है कि ये शुद्ध खून होगा। कैसा खून होगा? शुद्ध खून होगा। देखो ऑक्सीजन युक्त खून। अब मतलब यहां से हमने ऑक्सीजन लिया, फेफड़े से ऑक्सीजन ले लिया, फेफड़े में, फेफड़े ने खून में मिला दिया, और उस खून के साथ मिला ऑक्सीजन कहां चला गया? बायां आलिंद में। तो यहां भी कैसा खून होगा बाबू? ऑक्सीजन युक्त खून, अर्थात शुद्ध खून होगा, मतलब शुद्ध ब्लड होगा। इसमें भी शुद्ध ब्लड होगा, तो इसमें भी क्या होगा? शुद्ध ब्लड होगा। अब भाई साहब धमनी के सहारे ये कहां आ गया? धमनी के सहारे कहां आ गया? ये धमनी चला जाएगा शरीर की सभी कोशिकाओं के पास। कहां चला जाएगा? सभी कोशिकाओं के पास। कहां चला जाएगा? सभी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं बाबू, सभी कोशिकाओं के पास चला जाएगा। कोशिकाओं के पास चला गया, सभी कोशिकाओं। सबसे पहले धमनी, धमनी के पास कोशिकाओं। अब भाई साहब कोशिकाओं के पास जैसे हम ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाते हैं, तो कोशिकाएं बदले में दे देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे देती हैं बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 दे देती हैं बाबू, तो ये CO2 किसमें अब प्रवाहित होगा? अब ये प्रवाहित होगा शिराओं में। अब तक कहां प्रवाहित हो रहा था? धमनी में। कहां प्रवाहित हो रहा था? धमनी में। अब कहां प्रवाहित हो रहा है? शिराओं में। ठीक है। अब कहां प्रवाहित हो रहा है? शिराओं में। अब तक ये धमनी वाली नस है और इसमें शिराओं। इसीलिए आपको लिखा है कि जो धमनी, जो हमने लिखा है लास्ट वाला पॉइंट, क्या लिखा है कि जो हृदय से दूर जाती है वो धमनी। तो बताओ हृदय से दूर जा रही है कि नहीं जा रही है? ये हृदय है और ये हृदय से दूर जा रही है। जा रही है ना बाबू? ये क्या है? हृदय से दूर जा रही है। देखो ध्यान से, हृदय से क्या हो रहा है? दूर जा रही है। किसके पास? कोशिकाओं के पास। और जब कोशिकाओं के पास जाती है तो कोशिकाओं को क्या दे देती है? ऑक्सीजन, और बदले में क्या पा जाती है? CO2। अब ये CO2 किसमें आ गया? अब धमनी से छोड़ के शिराओं में चला गया। अब शिराओं से होते हुए बाबू, अब शिराओं से होते हुए कहां चली जाएगी? ये शिराओं से होते हुए बाबू चला जाएगा दायां आलिंद में। कहां चला जाएगा? दायां आलिंद में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? दायां आलिंद में। मतलब इसमें कौन सा खून होगा? इसमें बाबू अशुद्ध रक्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 मिल गया है। क्या मिल गया है? CO2। ये सब में क्या होगा बाबू? CO2। तो यहां भी क्या होगा? CO2। यहां भी क्या होगा बाबू? CO2। और यहां भी वाल्व पाया जाता है, इसका नाम क्या है? ट्राइक एसिड। क्या नाम है? ट्राइक एसिड। ठीक है ना। इसमें भी CO2। तो बाबू इसमें भी क्या होगा? CO2। फिर यहां से निकल के बाबू, यहां पर एक नली होती है, यहां से खून निकल करके फिर कहां चला जाएगा? फेफड़े में। कहां चला जाएगा? फेफड़े में। कहां चला जाएगा? फेफड़े में। ठीक है ना। CO2 तो कहां चला जाएगा? फेफड़े में। तो कहां आया? पहले
ऑक्सीजन मिलाया खून के साथ, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन के साथ खून मिल गया। अब खून कहाँ चला गया? सबसे पहले आलिन, बाएं आलिन में, बाएं आलिन से बाइक एसिड, बाइक एसिड से बायां निलय में, बायां निलय से, इसमें भी कई सारी चीजें होती है जैसे महाधमनी, धमनी, ऐसे करके होते हैं, महाधमनी वाल्व, महाधमनी, धमनी, ऐसे करके होते हैं, लेकिन उतना आप लोगों को कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी जैसे क्रम होता है, सबसे पहले कहाँ आ जाएगा? महाधमनी में, धमनी में, फिर कहाँ आएगा? धमनी में आएगा, ठीक है ना। ये कहाँ आएगा? सबसे पहले महाधमनी, धमनी में, फिर कोशिकाओं को, फिर कोशिकाओं से महाशिरा में, फिर शिरा से शिराओं में, फिर महाशिरा में, फिर शिरा से आलिंद में, ऐसे होता है। तो ये होता है सबसे पहले फेफड़े में, फेफड़े से O2 ऑक्सीजन मिला हुआ खून कहाँ चला जाएगा? बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बाइक एसिड के रास्ते होते हुए बायां निलय में, और बायां निलय से बाबू महाधमनी में, महाधमनी से होते हुए धमनी में, फिर धमनी से कोशिकाओं को दे दिया ऑक्सीजन, तो फिर कहां पे आ गया? शिराओं को, फिर शिराएं कहां चली गई? बायां आलिंद में, फिर बायां आलिंद से कहां आ गया? दायां निलय में, फिर दायां निलय कहां चला गया? फेफड़े में, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दिया। इसी वजह से हम ऑक्सीजन में हम लोग कितना लेते हैं? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21% ना, और छोड़ते कितना है? 17%, 17% ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। और CO2 कितना लेते हैं बाबू? 0.03%, और छोड़ते कितना है बाबू? 4%। तो यही 4% है। देखो पूरी कोशिकाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया, तो फिर वो फेफड़े के पास गया, लिए थे 0.03% और छोड़े कितना? 4%। इसी वजह से यही था कि कोशिकाओं द्वारा जब अपनी क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें क्रेब्स चक्र के दौरान जब वो ऊर्जा निर्माण करती है, एटीपी के निर्माण होता है, तो एटीपी के दौरान वो क्या करती है? ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, जिसका जो कौन पहुंचाता है? यही धमनियां पहुंचाती हैं। और जब ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने लिए ऊर्जा निर्माण करती हैं, तो उसी दौरान CO2 मुक्त होता है। तो वही CO2 बचा करके अपने पास रखी रहती हैं कि हे जल्दी से ऑक्सीजन लेकर आओ। तो जैसे ऑक्सीजन वहां मिलता है और बदले में वो क्या कर देती है? कोशिकाएं CO2 दे देती हैं। तो इस प्रकार हो जाता है क्या? CO2 की मात्रा 0.03% से बढ़ के 4% हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्रियाएं संपन्न होती हैं हमारे शरीर में। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि कैसे कैसे क्रम हुआ? तो सबसे पहले कहां आया? फेफड़े में। सबसे पहले कहां आया? फेफड़े में। फेफड़े में से बाबू कहां गया? इसे कहते हैं क्या? पल्मोनरी सिरा। क्या कहते हैं इसे? पल्मोनरी सिरा। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी सिरा। देख लो, पल्मोनरी सिरा। क्या नाम है? पल्मोनरी सिरा। और इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। इसका नाम पल्मोनरी धमनी। हमने लिखाया था ना कि एकमात्र ऐसी कोशिका है, एकमात्र ऐसी नली है जिसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता। देखो पल्मोनरी, बाकी सारी धमनियों में कैसा रक्त है? ऑक्सीजन वाला रक्त है। देखो ऑक्सीजन वाला रक्त है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में देखो, पल्मोनरी शिरा में क्या है? शुद्ध रक्त है। सारी शिराएं हृदय के पास जाती हैं, लेकिन एकमात्र सिरा है, सारी सिराएं क्या होती हैं? मतलब सारी धमनियां क्या होती हैं? दूर जाती हैं। देखो दूर जाती हैं, और क्या लेकर जाती हैं? अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाती हैं, लेकिन एकमात्र धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। देखो ठीक है ना, ये एकमात्र धमनी है जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। तो ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हवा कहां आया? फेफड़े में। फेफड़े ने खून में मिला दिया। फेफड़े ने क्या किया? हवा को, CO2 को क्या, हवा में क्या आया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को किसमें मिला दिया? फेफड़े ने खून में मिला दिया, एक्सचेंज कर दिया। फेफड़े ने किसमें मिला दिया? ब्लड में मिला दिया। क्या? ऑक्सीजन। तो भाई साहब कहां चला गया? पहली बार फेफड़े ने मिलाया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पहली बार कहां गया? पल्मोनरी सिरा में। पल्मोनरी सिरा में, ठीक है। अब पल्मोनरी सिरा से बाबू कहां गया? पल्मोनरी सिरा के बाद बायां आलिंद में आया। कहां आया? बायां आलिंद में आया। कहां आया? बायां आलिंद में आया। बायां आलिंद से कहां आया? बाइक एसिड में आया। कहां आया? बाइक एसिड। कहां आया? बाइक एसिड। अब बाइक एसिड से कहां आया? महाधमनी में। बाइक एसिड से कहां गया? धमनी में। ऐसे लिखो, धमनी में। और धमनी के रास्ते कहां पहुंचा? कोशिकाओं के पास। धमनी ने ऑक्सीजन कहां पहुंचाया? कोशिकाओं के पास।
कोशिकाओं के पास। कहां पहुंचा दिया? कोशिकाओं ने बदले में क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिला? शिराओं को मिला, शिराओं को मिला, ठीक है ना। अब शिराएं, अब देखो यहां से थोड़ा सा हम लोग बदल लेते हैं। शिराओं के बाद कहां गया भाई साहब? शिराओं के बाद दायां, देखो ये शिराएं क्या है? शिराएं कहां है? दायां आलिंद में। कहां आया? दायां आलिंद में, आलिंद में। फिर बाबू दायां आलिंद से कहां गया? देखो दायां आलिंद से कहां है? इसका नाम है, बता देते हैं, ट्राइक एसिड। इसका नाम है, लिख लो यहीं पर, ये है ट्राइक एसिड, ट्राइक एसिड, एसिड, ठीक है ना। इसका नाम ट्राइक एसिड, जैसे इसमें बाइक एसिड, इसमें ट्राइक एसिड, ट्राइक एसिड। क्या है बाबू? ट्राइक एसिड। ट्राइक एसिड से होते हुए कहां आया? दायां निलय में, दायां निलय में। और दायां निलय से कहां गया बाबू? पल्मोनरी धमनी में, ठीक है। अब पल्मोनरी धमनी से कहां गया? देखो पल्मोनरी धमनी फिर किस में आ गया? फेफड़े में, ठीक है ना, ठीक है ना। जहां से शुरू किए थे वहीं पर आकर के खत्म। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ऑक्सीजन एक्सचेंज होता रहता है। तो फेफड़े का काम क्या है? फेफड़े का काम है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन देना और CO2 लेना, ऑक्सीजन देना और CO2 लेना। किसका काम है? फेफड़े का। फेफड़ा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दे रहा है, बस इतना काम है। फेफड़ा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दे रहा है, और मिलाने के बाद वो कहां चला जाए? पल्मोनरी सिरा में। अब पल्मोनरी सिरा कहां पहुंचा दे रहा है? हृदय में पहुंचा दे। अब भाई साहब हृदय के बाद से प्रक्रिया शुरू होती है ये वाली, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा क्रम बनता है। सबसे पहले ब्लड कहां आया? फेफड़े में, तो हमने लिखा फेफड़ा। फेफड़े के बाद हवा कहां गया? फेफड़े ने क्या किया? हवा को ब्लड में मिला दिया। अब ब्लड में मिला दिया तो कहां भेज दिया? पल्मोनरी सिरा में, तो हमने पल्मोनरी सिरा लिख दिया। पल्मोनरी सिरा के बाद कहां आया? बायां आलिंद में आया। देखो पल्मोनरी सिरा के बाद कहां आया? बायां आलिंद में आया, तो हमने बायां आलिंद लिख दिया। बायां आलिंद के बाद खून कहां जमा हुआ? खून किसके रास्ते गया? बाइक एसिड से। बाइक एसिड को पार करते हुए कहां गया? बायां नीले में, तो हमने लिखा बाइक एसिड। बाइक एसिड के बाद बाबू, बाइक एसिड के बाद, बाइक एसिड के बाद बायां नीले होगा ना। बाइक एसिड के बाद यहां पे लिखो बायां नीले, बायां निलय। और बायां निलय के बाद कहां आएगा? बाइक एसिड में, बाइक एसिड, ठीक है, बाइक एसिड। अब बाइक एसिड के बाद बाबू कहां आ जाएगा? धमनियों में, ठीक है ना। ये लिख लो, ये भी छोटा था। बाइक एसिड के बाद बाइक एसिड, बाइक एसिड के बाद बायां निलय, बायां निलय। अब बायां निलय के बाद बाबू कहां चला गया? धमनी में, धमनी में। और धमनी के बाद कहां चला गया बाबू? धमनी के बाद चला गया कोशिकाओं के पास, कोशिकाओं के पास। अब कोशिकाओं से क्या मिल गया बाबू? CO2, CO2। और CO2 किसके पास चला गया? सिराओं के पास, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फेफड़ा, फेफड़ा लिख दिया। पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा लिख दिया। बायां आलिंद आ गया, बायां आलिंद में आ गया, बायां आलिंद लिख दिया। बायां आलिंद के बाद बाइक एसिड आ गया, बाइक एसिड लिख दिए। अब बाइक एसिड के बाद बाबू बायां निलय लिख दिए, बायां निलय में आ गया। अब बायां निलय के बाद बाबू कहां आ गया? धमनी में आ गया। बायां निलय के बाद धमनी में आ गया। धमनियों ने खून कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, और कोशिकाओं ने ऑक्सीजन ले लिया और बदले में क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं को दे दिया। कोशिकाओं ने बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ गया? सिराओं में, तो हमने सिराओं को लिख दिया। सिराओं ने खून कहां पहुंचा दिया? दायां आलिंद में, तो हमने दायां आलिंद लिख दिया। दायां आलिंद से कहां आया? ट्राइक एसिड में आ गया, ट्राइक एसिड लिख दिया। ट्राइक एसिड के बाद भाई साहब दायां निलय लिख दिया, दायां निलय में आ गया। और दायां निलय कहां पहुंचा दिया खून? पल्मोनरी धमनी में, तो हम पल्मोनरी धमनी लिख दिया। पल्मोनरी धमनी कहां पहुंचा दी खून? फेफड़े में,
तो इस प्रकार हमने देखा कि फेफड़े का क्रम क्या है। सबसे पहले फेफड़ा, फेफड़ा के बाद पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा के बाद बायां आलिंद, बायां आलिंद के बाद बाइक एस्पिड, बाइक एस्पिड के बाद बायां निलय, बायां निलय के बाद धमनी में, धमनी के बाद कोशिकाओं में, कोशिकाओं के बाद सिराओं में, सिराओं के बाद दायां आलिंद में, दायां आलिंद के बाद ट्राइक एस्पिड में, ट्राइक एस्पिड के बाद दायां निलय में, और दायां निलय पल्मोनरी धमनी में पहुंचा दिया, पल्मोनरी धमनी फिर फेफड़े में। तो इस प्रकार फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को मिलाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। तो इस प्रकार इसका क्रम बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हृदय। तो और कुछ चीजें हृदय में आप लोग बना लीजिए, तब फिर हम लोग अगला शुरू करते हैं। तो हमने लिखाया था ना कि पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, तो CO2, पल्मोनरी सिरा में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये अपवाद वाला दोनों देखो हमने बना दिया है इसमें। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा हृदय। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और हृदय के बारे में, कुछ जानकारियां हैं छोटी बड़ी, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। अब लिखो कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे हृदय का सिकुड़ना, हृदय का फैलना, देखो हृदय का सिकुड़ना सिस्टाल कहलाता है, हृदय का सिकुड़ना सिस्टाल, हृदय का फैलना डायस्टाल। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टाल, और हृदय का फैलना डायस्टाल। आप फिल्मों में देखे होंगे कि लैब में हृदय को ऐसे रख देते हैं मेज पर, और उसके बाद ऐसे धुक 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 करता है। अब धुक धुक करता है बाबू, तो वो फैलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है। तो जब वो हृदय फैलता है, सिकुड़ता है तो सिस्टाल, और जब फैलता है तो डायस्टाल कहते हैं। जब सिकुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टाल, और जब फैलेगा तो डायस्टाल, जब सिकुड़ेगा सिस्टाल, जब फैलेगा डायस्टाल। तो इस प्रकार उसके होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अब देख लो इसी में, जैसे मनुष्य की बीपी कितनी होती है, ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य मनुष्य की, तो आपने देखा होगा कि 80 से 120 से 180 के आसपास होती है। कितना, 120 से 80, ये क्या होता है, सामान्य होता है, ये सामान्य बीपी होता है, ठीक है ना। सामान्य बीपी होता है, क्या होता है, सामान्य बीपी कितना होता है मनुष्य का, 120/180, मतलब 120 होता है नॉर्मली। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कहते हो कि अरे हाई बीपी हो गया, कभी कभी क्या कहते हो, हाई बीपी हो गया, कितना, हाई बीपी हो गया, कभी कहते हो ना, कभी कहते हो, बहुत बार होता है। और कभी कभी होता है कि भाई साहब ये कम हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, मान लो 70। तो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग का बीपी क्या हो गया, हाई हो गया। तो जब भाई साहब ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर कम होता है तो उसे हम कहते हैं लो बीपी हो गया, और नॉर्मल से अगर ज्यादा हो गया तो उसे कहते हैं हाई बीपी। तो हाई बीपी को क्या कहा जाता है, तो हाई बीपी को कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हाइपरटेंशन। अगर कम है तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं बाबू, हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है ना, हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर कम है तो हाइपोटेंशन, और अधिक है तो हाइपरटेंशन। कम है तो हाइपोटेंशन, अधिक है तो हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है ना। हाइपर और हाइपो, हाइपर और हाइपोटेंशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अधिक हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, हाइपोटेंशन, और कम हो गया तो अधिक हो गया तो हाइपरटेंशन, कम हो गया तो हाइपोटेंशन। और नॉर्मल है तो उसे सामान्य आप कहते हो कि नॉर्मल बीपी हमारा कितना, 120/80 है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल बीपी होते हैं। तो अब यही आता है, थोड़ा सा लिख लो, बीपी मापने की जो हमारे पास यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, लिखो, बीपी मापने का यंत्र को कहते हैं, बीपी मापने का यंत्र जो होता है डॉक्टर किससे नापता है उसको लिखो, उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर,
ठीक है ना, क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या कहते हैं उसे, स्फिग्मोमैनोमीटर। बीपी मापने के यंत्र को क्या किस नाम से जाना जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसको, बीपी मापने का यंत्र क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है उसका, स्फिग्मोमैनोमीटर नाम है, ठीक है ना। देखो जब हृदय हमने आपको बनाया था, अभी हृदय बनाया था ना, तो हृदय हमने आपको लगभग से 4 चैम्बर में बनाकर दिखाया था। मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में। तो जो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ वाल्व है, क्या है बाबू, ये वाल्व है, हमने बताया ना कि ये वाल्व है। तो जब बाबू खून, इसमें से खून ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजन वाला है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें CO2 और इसमें भी CO2 युक्त खून होता है। मतलब इधर वाले में शुद्ध रक्त, इधर वाले में अशुद्ध। तो बाबू जब खूनवा जब इसमें से खून, जब इस कक्ष से इस कक्ष में कमरे में जाता है, तो खून जब इसमें से इसमें आता है, तो ये वाल्ववा खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। तो जब ये खुलता और बंद होता है बाबू, तो यहीं पर लब डब की आवाज आती है। कौन सा, लब डब, ठीक है ना, लब डब की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है, लब डब की आवाज आती है। यही जब खुलता और बंद होता है, तो खून ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले चेंबर में प्रवेश करता है, तो उस समय आवाज आती है, लब डब की आवाज आती है। तो उसको नापने के लिए, मतलब हृदय की आवाज को नापने के लिए, हृदय के चीजों को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी लिख लो, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। लिखो हृदय के लब डब की आवाज जान, हृदय के लिखो ऐसे, हृदय के लब डब की आवाज स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं। स्टेथोस्कोप, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप की सहायता से हम लोग उसे देखते हैं। ऐसे लगा लेते हो ना कान में ऐसा और सुनते हो, हाँ धुक 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 चलता है, ठीक ना। वो किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से हम लोग सुनते हैं। हृदय के लब डब की आवाज किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से लब डब की आवाज सुनते हैं। और बीपी मापने की मशीन को क्या कहते हैं, इसमें स्फिग्मोमैनोमीटर। कई बार हालांकि नाम जल्दी याद नहीं हो, भूल जाता है, लेकिन आप बार बार ट्राई करोगे तो नाम नहीं याद होगा, लेकिन लिखना आपको असहज हो जाएगा, ठीक है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। एक काम आप और किया करिए कि जब हम पढ़ाते हैं आपको, तो उस समय आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश किया करिए। तो बोलने के साथ क्या होगा कि आपकी जिह्वा जो होती है ना, वो घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि ये साइंस के शब्द होते हैं, जल्दी याद नहीं होते हैं। आप बोलते होंगे तो आपकी जीभ नहीं मुड़ता होगा, या ससुरई का हो गया, मुड़ ही नहीं रहा जीभ है, क्योंकि हमारे लिए ये शब्द क्या होते हैं, आसान। तो जब जब हम बोलते हैं आपके साथ, तब तब आप भी बोलना शुरू करिए। तो हमने कितना 7-8 बार स्फिग्मोमैनोमीटर बोल चुका, आप शायद एक भी बार नहीं बोले होंगे अभी। तो आप क्या करिए कि स्फिग्मोमैनोमीटर जितनी बार हम बोलते हैं उतनी बार आप भी बोले। हालांकि यही नहीं, जितने शब्द बोलते हैं उन सारे शब्दों को आप उतनी बार बोलेंगे, तो आसानी से आपको याद होना संभव हो पाएगा, ठीक है ना, जल्दी याद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसके अलावा कि मतलब पूरी दुनिया में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया। क्वेश्चन पूछा है, ये सारे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया, कृत्रिम प्रत्यारोपण कब किया गया, कृत्रिम प्रत्यारोपण का किस नाम था, कृत्रिम हृदय का क्या नाम था, जैसे जार्विक नाम था, तो पूछा था कि जार्विक क्या है, तो यह कृत्रिम हृदय है। तो उन चीजों को हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखो, विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, विश्व का प्रथम, नोट करके लिखना, नोट करके, हृदय का, विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, रोपण, देखो देखो, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया, बर्नार्ड द्वारा 1967 में किया गया। कब किया गया, 1967 में किया गया, ठीक है ना। मतलब विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, मतलब पहली बार हृदय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कब लगाया गया, 1967 में। कब लगाया गया, 1967 में। उनका क्या नाम था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। देखो इसी में एक नोट कर, एक पॉइंट निकाल के निकालना, भारत के संदर्भ में, मतलब भारत में पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया, तो उनका नाम है, लिख लो, डॉक्टर वेणुगोपाल राव। डॉक्टर वेणुगोपाल राय, देखो डॉक्टर वेणुगोपाल राय, गोपाल राव, ठीक है ना। उनका क्या नाम था, भारत के संदर्भ में जिन्होंने पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया,
उनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल राव। क्या नाम था बाबू उनका? डॉक्टर वेणुगोपाल राव। और पहली बार दुनिया में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा 1967 में किया गया। कब किया गया? 1967 में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया। विश्व में पहली बार कब हृदय प्रत्यारोपण किया गया? 1967 में। किसके द्वारा? डॉक्टर बर्नार्ड क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अब लिखो, अगला पॉइंट लिख लो। विश्व का प्रथम कृत्रिम प्रत्यारोपण, देखो विश्व का प्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर जार्विक के द्वारा, देखो कृत्रिम हृदय रॉबर्ट जार्विक के द्वारा 1982 में ठीक है 1982 में किया गया। ठीक है, मतलब पहली बार कृत्रिम मतलब लैब में हृदय बनाया गया, उस हृदय को फिर किसी में लगाया गया। तो ये वाला काम कारनामा कब हुआ बाबू? 1982 में। तो उनका नाम क्या था जिन्होंने पहली बार कृत्रिम हृदय को लगाया? उनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक के द्वारा। और उस कृत्रिम हृदय को जो लैब में बनाया गया था, उस हृदय का क्या नाम था? यही क्वेश्चन पूछा था। तो कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि उनके नाम के आधार पर ही उस हृदय का नाम रख दिया गया था। क्या नाम था? कृत्रिम हृदय का नाम क्या था? देखो कृत्रिम हृदय, उस हृदय का नाम, कृत्रिम हृदय का नाम क्या था? जार्विक 7। देखो जार्विक 7, क्या नाम था? जार्विक 7। तो जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय। यही पूछा था कि बताओ जार्विक 7 क्या है। ठीक है ना? तो जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो कृत्रिम हृदय, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? जार्विक या जार्विक 7। ऐसे करके लिख लो, केवल ही जार्विक लिखो। ठीक है, उसका नाम क्या था? जार्विक। ठीक है ना? तो जार्विक क्या है? जार्विक एक कृत्रिम हृदय है। कब लगाया गया था? 1982 में। किसके द्वारा लगाया था? डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक के द्वारा लगाया था। तो इसमें कोई आसान नहीं, कठिन नहीं था। जिन लोगों को यह पता रहा होगा कि डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक के द्वारा किया गया था, तो लोग लगा दिए होंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर उस हृदय का भी नाम रखा गया था। तो विश्व में पहली बार कृत्रिम हृदय डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक के द्वारा। उस हृदय का क्या नाम है? जार्विक। विश्व में प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। कब? 1967 में। और भारत के संदर्भ में क्या कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल राव। अब कुछ इसके अलावा थोड़ा सा और बचा है कि जैसे कि कितने कक्ष पाए जाते हैं मानव हृदय में? कितने कक्ष पाए जाते हैं? आपको पता हो गया कि मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। उसी तरह कभी कभी पूछ लेता है बाकी जानवरों में, सांप में कितना पाया जाता है, मछली में कितना पाया जाता है। तो ये सारा भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो लिखो मनुष्य और पक्षियों में, पहला लिखो मनुष्य एवं पक्षी में कितना कक्ष होता है? पक्षी में कितना कक्ष होता है? हृदय के कक्ष, देखो हृदय के कक्ष, मतलब मनुष्य और पक्षी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने चेंबर होते हैं? 4। कितने चेंबर होते हैं बाबू? 4। कितने चेंबर होता है? 4। अब लिखो अगला लिखो, अगला है उभयचर और सरीसृप में। उभयचर एवं सरीसृप, उभयचर एवं सरीसृप में लिखो 3। कितने चेंबर होते हैं बाबू? 3 चेंबर। जैसे लिखो उभयचर के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गई, सांप, मेढक, छिपकली हो गई, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो सांप में कितने चेंबर? सांप के हृदय में कितना चेंबर? 3। मेढक के हृदय में कितना चेंबर? 3। छिपकली के हृदय में कितना चेंबर? 3। तो ये सारे आप लोग देख लो। ठीक है ना? उसके अलावा लेकिन अपवाद है कुछ इसका, जैसे मगरमच्छ हो गया, हालांकि वो आता है किसमें? उभयचर में आता है ना। मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया,
और घड़ियाल हो गया, इन सब में कितना कच्छ होता है बाबू? 3 कच्छ ही होते हैं, ठीक है ना, सॉरी 4 कच्छ होता है इसमें, इन सब में, ये अपवाद है, इनमें कितना कच्छ होता है? 4 कच्छ होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल में कितना कच्छ होता है? 4 कच्छ होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल में कितना कच्छ होता है? 4। बाकी उभयचर और सरीसृप में कितने होती हैं? 3 होते हैं। मनुष्यों में और पक्षियों में कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है देखो, मछलियों में और शार्क में 2-2, और इसमें भी लिख लेना, हाथी भी लिख लेना, इस वाले में हाथी में भी 4 होता है, हाथी में भी 4 होता है। देखो शार्क एवं मछली लिख लो, शार्क एवं मछली में 2 कच्छ होते हैं। मतलब इन सब के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? जैसे हमारे हृदय में 4 कच्छ देखे ना, ऐसे करके 4 कच्छ बने थे ना, उस इनके वाले में केवल 2 ही कच्छ होता है, आलिंद और निलय, केवल एक आलिंद और एक निलय। किसमें? शार्क और मछलियों में केवल एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। तो ये सारे चीज हम लोगों के कभी कभी पूछ पाछ लेता है भाई साहब, तो हम लोगों ने इसे भी देख लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। तो मनुष्यों में और पक्षियों में कितने चेंबर होते हैं? 4। उभयचर और सरीसृप में 3, लेकिन मगरमच्छ घड़ियाल में कितने? 4 होते हैं। और हाथी में कितना होता है? 4 होता है। शार्क में भी कितना होता है? 2 होता है। मछली में कितना? 2 होता है। तो ये सारे चीज हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार हम लोगों का हार्ट वाला भी हो गया समाप्त। यहाँ से नॉर्मली आप लोगों का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाया करिए, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो क्वेश्चन का एवरेज पता चलेगा कि कितना एवरेज सही हो रहा है, एवरेजन, और क्या चीज़ें मतलब छूट रही हैं, कम हो रहा है क्वेश्चन, मतलब क्वालिटी कैसा है, मतलब क्वांटिटी कितना है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है ज़्यादा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। किताबें पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनता है जब तक उसे प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। ठीक उसी प्रकार आप लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल करने का मतलब क्या? जिस चीज़ को देने जा रहे हो, जिस एग्जाम को देने जा रहे हो, उस लेवल के क्वेश्चन को उठा करके करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार आप लोग अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। फिर हम लोग बस एक, अच्छा चलते चलते एक चीज़ तो भूल गए, थोड़ा सा लिख लो। सबसे कम धड़कन दर किसमें होती है? और जैसे हम लोग 1 मिनट में कितनी बार हम लोग का धड़कता है? 72 बार। ठीक उसी प्रकार सबसे ज्यादा धड़कन दर किसमें होता है और सबसे कम धड़कन दर किसमें होता है, ये भी लिख लो। तो लिखो हर्मिंग वर्ड, हर्मिंग वर्ड, हर्मिंग वर्ड। इसका कितना होता है बाबू? इसका होता है सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है। हर्मिंग बर्ड सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है बाबू? 1 मिनट में लगभग से 1 मिनट में ये होता है 700 से भी ज्यादा, 700 से प्लस होता है। मतलब 1 मिनट में 700 से भी ज्यादा ये इसका हृदय धड़कता है। दूसरा लिखो सबसे कम वाला, तो व्हेल मछली किसका है? सबसे ज्यादा कम व्हेल मछली का, व्हेल मछली का कितना है बाबू? ये है सबसे कम धड़कन दर, सबसे कम धड़कन दर, सबसे कम धड़कन दर होता है। इसका कितना होता है? 12-13 के आसपास होता है। हाँ 12-13 ही होता है। कितना? पर मिनट, ठीक ना। 1 मिनट में 12 से 13 बार ही इसका हृदय धड़कता है। और हर्मिंग बर्ड का 700 से भी ज्यादा भाई साहब, 1 मिनट में 700 से भी ज्यादा ये धड़क जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किसका हृदय गति सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक बार धड़कता है? तो हर्मिंग बर्ड का, और सबसे कम व्हेल मछली का। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगली टॉपिक आप लोग का होगा शायद प्रजनन होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।